28 अप्रैल 2003 जसवंतपुरा, जिला अजमेर, राजस्थान। शाम का वक्त था। करीब 5:15 पर सांवर पुलिस स्टेशन में एक अननोन कॉल आती है, जिसमें एक आदमी बहुत ही घबराए हुए आवाज में ये बताता है कि बनास नदी के किनारे सूखे हुए तल पर एक कटा हुआ सिर मिला है। पुलिस हैरान हो जाती है। सूचना देने वाले का नाम पता पूछते इससे पहले ही उस आदमी ने फोन काट दिया। तत्कालीन एसएचओ सुरेंद्र सिंह तुरंत ही अपनी टीम लेकर मौके पर पहुंची। नदी के सूखे तल पर पिलर नंबर 11 पर कटा हुआ सिर मिला। उस सिर को करीब से जाकर देखा तो पता चला कि उस सिर को काफी बुरी तरीके से जलाया गया है, ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपाई जा सके या पता ना चल सके कि ये सिर है किसका। और साथ ही एक जूट का थैला, एक प्लास्टिक का थैला भी मिला, जिस पर खून के गाढ़े दाग भी लगे हुए थे। घटना स्थल पर धीरे धीरे गांव के लोग पहुंचने लगे और जैसे ही उस कटे हुए सिर को गांव वाले देखते हैं, उनकी सांसें सूख सी जाती है और उनकी आंखों में डर का माहौल साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन एसएचओ सुरेंद्र सिंह को एक ही चिंता खाए जा रही थी कि इस कटे हुए सिर का धड़ कहाँ है, मतलब उसकी पूरी बॉडी। उस पूरी बॉडी की तलाश में पुलिस चारों ओर फैल गई। बनास नदी से 2 किलोमीटर दूर सांवर की ओर आरा की निमड़ी नामक स्थान पर जांच में पुलिस को पूरी बाह की शर्ट, तकिया कवर और 2 प्लास्टिक के कट्टे भी मिले और सभी चीज खून से सने थे। और ये सब चल ही रहा था, तभी एसएचओ सुरेंद्र सिंह के वॉकी टॉकी पर एक खबर मिली कि बजरंग नाई नाम के बंदे के कुएं में एक गठरी तैर रही है, जिसमें से एक अजीबो गरीब सी स्मेल आ रही है। जिसके बाद पुलिस वालों ने रस्सी और लोहे के हुक से ग्रामीणों की मदद से उस गठरी को बाहर निकाला। गठरी निकालने के बाद जो उन्होंने देखा और जो गांव वालों ने देखा, उन्हें अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे खोल कर देखा गया तो उसमें 2 चादर आपस में बांधी गई थी और जो गठरी खुली तो उस चादर के अंदर से निकला एक व्यक्ति का नंगा शव, और वो बुरी तरह जला और कटा हुआ था। लेकिन उस शव का सिर कटा हुआ था और आंतें पूरी तरह बाहर निकली हुई थी और बहुत तेज और गंदी बदबू भी आ रही थी। ये मंजर देखने के बाद सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई और लोग उल्टियां करने लगे। घटना के 4 दिन बाद, मतलब 3 मई 2003, पुलिस ने लोकल अखबार वालों को बुलाया और उन्हें इन्फॉर्म भी किया कि उन्हें फलाने जगह पर एक अडल्ट मेल की लाश मिली है, वो भी पूरी तरीके से जली हुई, जिसका सिर कटा हुआ था, सर अलग और धड़ अलग। लेकिन पुलिस ने एक और चीज बताई कि जो जला और कटा हुआ सर था, उसकी बाईं आंख के नीचे स्टील का तार लगा हुआ था, जिससे पता चलता है कि उसकी कोई फेशियल सर्जरी भी हुई थी। खैर, इस कहानी को अभी हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा उसे सुनकर आपको लिटरली बेचैनी होने लगेगी और पसीने तक आने लगेंगे। अब मैं आपको 5 सेकंड देता हूं ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि इसकी हत्या कैसे और किसने किया होगा। देखिए, जसवंतपुरा से 120 किलोमीटर दूर एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मार्केट है किशनगढ़, और किशनगढ़ में ही रहता था एक व्यक्ति जिसका नाम था भवानी शंकर शर्मा, जो कि मार्बल व्यापारी था और एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन भी था। और वो काफ़ी दिनों से अपने ऑफिस नहीं जा रहा था और उसकी जगह उसकी वाइफ यानी निधि शर्मा गोडाउन में जा रही थी। ये जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ये है भवानी शंकर शर्मा और उनकी बीवी निधि शर्मा का।
इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि भवानी और उनकी बीवी काफी खुश नजर आ रही हैं। और खुश क्यों ना हो, क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। भवानी अपनी बीवी और बच्चों के साथ किशनगढ़ में अपने माँ बाप से दूर अलग रहता था। भवानी और निधि की अक्सर इस बात को लेकर लड़ाई और झगड़े होते रहते थे कि भवानी अपने माता पिता के साथ इतने चिपकू जैसे क्यों हैं। जब कभी भी भवानी अपने माता पिता से मिलने जाता तो इस बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा जरूर होता था। वो उसे हर बार टोकती है कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ क्यों नहीं देते, या फिर महीने में एक आध बार मिल लिया, लेकिन हर बार तुम्हारी यही कहानी है। इस बात को लेकर घर में हमेशा छोटे बड़े क्लेश के माहौल बने रहते थे। और हाँ, भवानी एक तरह से जिंदगी जी नहीं रहा था, बल्कि वो काट रहा था। इस वजह से उसकी आंखों में हमेशा उदासी छाई रहती थी और वो दुखी रहने लगा था। लेकिन इन सब के चलते उनके प्यार में कोई कमी नहीं थी और वो एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे। 25 अप्रैल 2003 ये वो तारीख थी जब भवानी शंकर आखिरी बार अपने माँ बाप से मिलने आया था। और घर वापस आके उसने कॉल भी किया कि मैं सही सलामत घर पहुंच गया हूँ। लेकिन इस कॉल के बाद भवानी ने फिर कभी भी अपने माँ बाप को कॉल नहीं लगाया, ना कोई फोन और ना ही उसका वहां आना जाना। उसके पिता दुर्गा प्रसाद और माता भवरी देवी इस बात को लेकर काफी टेंशन में थे कि हमारा बच्चा हमें कॉल क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने दिनों तक बात ना हुई हो। पूछताछ करने पर दुर्गा प्रसाद को ये भी पता चला कि कुछ दिनों से भवानी शंकर गोडाउन में यानी कि ऑफिस नहीं जा रहा है, उसके जगह उसकी बीवी निधि शर्मा गोडाउन में जा रही है। तो दुर्गा प्रसाद जी अपनी बहू को कॉल लगाकर पूछता है कि भवानी कहाँ है। उसका कॉल भी नहीं लगता और वो गोडाउन में भी नहीं जा रहा। और निधि उन्हें पलटकर जवाब देती है कि अगर आपको बहुत चिंता है, बहुत टेंशन हो रही है अपने बेटे को लेकर, तो आप खुद क्यों नहीं गोडाउन में आ जाते। और हाँ, घर मत आइएगा, मैं आपकी सेवा करने के लिए वहां नहीं बैठी हूँ। दुर्गा प्रसाद को अपनी बहू से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी, तो वो नहीं गए और वो अपने जानकारों और रिश्तेदारों से भवानी का पता लगाने को बोलता है। सभी ने काफी प्रयास भी किए, लेकिन भवानी का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। और निधि शर्मा, जिसे शायद ये पता हो सकता था कि वो कहाँ है, लेकिन उसने चुप्पी साध कर रखी थी। पर ऐसा नहीं है कि वो उसे ढूंढ नहीं रही थी, वो ढूंढ जरूर रही थी, लेकिन वो अपने ससुराल वालों से मदद नहीं लेना चाह रही थी। 4 मई 2003 एक अखबार वाला दुर्गा प्रसाद के घर पर एक अखबार फेंकता है और उसे पढ़ने से पहले एक चाय मंगवाता है, क्योंकि दुर्गा प्रसाद को अखबार पढ़ने के साथ चाय की चुस्की लेने में काफी मजा आता था। दुर्गा प्रसाद की बीवी उन्हें चाय लाकर देती है। उसने चाय की चुस्की ली और अखबार को अनफोल्ड किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अखबार के फ्रंट पेज को पढ़ा तो मानो उनके हाथ पांव जैसे सुन्न पड़ गए और चाय की कप हाथ से नीचे गिर गई और वो दिल को पकड़कर कुर्सी पर गिर गए और उनको बहुत बेचैनी होने लगी। लेकिन उन्होंने अखबार में ऐसा पढ़ क्या लिया था जिसे पढ़कर उनके साथ कुछ ऐसा हो गया। अब मैं आपको वो फ्रंट पेज पढ़कर सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज की ताजा खबर, सावर पुलिस को एक जला और कटा हुआ सिर मिला, जिसकी बाईं आंख के नीचे स्टील की तार लगी हुई थी। वहीं मृतक की दाईं कलाई पर एक मोली का धागा भी बांधा हुआ था। और जैसे ही दुर्गा प्रसाद ने यह खबर पढ़ी, उन्हें एक बहुत अजीब सा एहसास हुआ कि हो ना हो उनके बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ है और शायद ये बॉडी उनके बेटे की ही है, क्योंकि दुर्गा प्रसाद के बेटे भवानी शंकर के भी आंख के नीचे उसी तरह का स्टील का तार लगा हुआ था। दरअसल भवानी शंकर का जवानी में ही एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक सर्जरी के बाद ये तार लगाया गया था। ये न्यूज पढ़ने के बाद अपने तीनों बेटों, दामाद और निधि को भी कॉल लगाया और उस अखबार की खबर सभी के साथ साझा की। सभी दुर्गा प्रसाद के घर आ गए, लेकिन निधि नहीं आई तो उसे उसके घर से लेने चले गए। निधि घर से रवाना होने से पहले घर के सभी कमरों को लॉक किया और
चाबी अपने पास ही रख ली और सभी लोगों के दिलों में अजीब सी बेचैनी और घबराहट होने लगी। जब सभी पुलिस स्टेशन पहुंचे तो दुर्गा प्रसाद ने पुलिस वालों को बताया कि उसका बेटा भवानी शंकर शर्मा पिछले 8 दिनों से लापता है। दुर्गा प्रसाद ने अखबार वाली बात और स्टील की तार वाली बात भी बताई और उस लाश को देखने की मांग की। तो पुलिस वालों ने कहा, देखिए लाश पूरी तरह से गल चुकी थी और गंध भी आनी शुरू हो गई थी। तो हम सब ने उस लाश को पूरी रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब पिता दुर्गा प्रसाद बहुत टेंशन में थे कि वो अब कैसे पहचान करे कि वो बॉडी उसके बेटे की ही थी या नहीं। सभी रिश्तेदारों के गले सूखे पड़े थे। सब यही सोच रहे थे कि बॉडी उनके प्यारे भवानी की ना हो। उधर भवानी की बीबी बिल्कुल रिलैक्स खड़ी थी। उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले थे। वो बस सबको टकटकी लगाकर देखे जा रही थी। उसने सोचा कहाँ गया होगा, आ जाएगा। तभी थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह बोलते हैं कि देखिए हमने उसका अंतिम संस्कार तो कर दिया है, लेकिन उस बॉडी के आसपास से जो सामान मिले हैं वो अभी भी हमारे पास है। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको वो दिखा भी सकते हैं। जिसके बाद कुछ ऑफिसर्स एविडेंस रूम में जाकर वो सबूत लेकर आए और फैमिली वालों के सामने रख दिए। वो खून के दाग वाले पूरी बाह वाली शर्ट, कट्टे के थैले, प्लास्टिक के थैले और वो स्टील की तार। जैसे ही वो शर्ट और थैलियों को दिखाया गया, जो निधि बिल्कुल शांत और रिलैक्स खड़ी थी और सबको टकटकी लगाकर देख रही थी। शायद उसे ये समझ में धीरे धीरे आने लग गया कि हो ना हो उसके पति के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है और शायद वो मुझे छोड़कर चला गया है। और उसकी आंखों में से लगातार आंसू बहने लगे और उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे और अब वो जोर जोर से चीख चीख कर रोने लग गई थी। और उसने चिल्लाते हुए कहा कि ये शर्ट और ये बैग उन्हीं के हैं जो वो उस दिन पहनकर और हाथ में लेकर निकले थे। तभी एसएचओ सुरेंद्र सिंह फैमिली वालों को गौर से देखने लग गए और उन्हें अब पूरी फैमिली पर शक भी होने लगा, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उधर दुर्गा प्रसाद ने भी कहा शायद ये भवानी के ही शर्ट है। तो पुलिस ने भी कहा कि हाँ, हो सकता है कि ये भवानी का ही शर्ट हो या ऐसा भी हो सकता है कि ये ना भी हो। सिर्फ ये कहने से कि ये शर्ट और बैग भवानी के हैं तो उसका नहीं हो सकता। इससे ये साबित नहीं होता कि जो लाश उन्होंने जलाई है वो भवानी की है। पुलिस वालों को ठोस सबूत चाहिए था। जिसके बाद भवानी शंकर के पिता यानी दुर्गा प्रसाद जी ने कहा कि हाँ, मेरे पास एक सबूत है। जो स्टील की तार आपको मिली है उसके बेटे के चेहरे पर भी उसी जगह पर तार लगी हुई थी, क्योंकि 11 साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद उसके गाल की हड्डी टूट गई थी, जिसको जोड़ने के लिए गाल की हड्डी को माथे की हड्डी से स्टील की तार की सहायता से जोड़ा गया था। और उस वक्त मैंने सर्जरी के लिए दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में ले गए थे और डॉक्टर शिव शंकर साहा ने ऑपरेशन के जरिए उन दोनों हड्डियों को तार की सहायता से जोड़ा था, लेकिन पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं थे। तो दुर्गा प्रसाद जी ने वेरीफाई करने के लिए पुलिस वाले को डॉक्टर साहा का नंबर भी दिया। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर ने उस घटना के बारे में वेरीफाई भी किया। हाँ, ऐसा हुआ था। डॉक्टर ने ये भी बताया कि इस तरह के स्टील का तार लगाने के लिए वो पूरे देश में एकमात्र स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने ये भी बताया कि पूरे राजस्थान में उन्होंने सिर्फ 3 लोगों का ऐसा ऑपरेशन किया है। डॉक्टर ने उन्हें तीनों पेशेंट की जानकारी भी शेयर की और अब पुलिस वालों के लिए ये काम काफी आसान हो गया था। पुलिस वालों ने एक एक करके उन दोनों लोगों को कॉल करके बात भी की, बस भवानी शंकर को छोड़कर बाकी सब जिंदा थे। और अब ये सवाल साफ हो गया था कि पुलिस वालों ने जो लाश जलाई थी वो कोई और नहीं बल्कि भवानी शंकर का ही था। लेकिन पुलिस वालों को ये पता लगाना था कि भवानी शंकर को कौन मार सकता है और क्यों। और फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पुलिस का पहला शक गया भवानी की बीवी यानी निधि शर्मा के ऊपर, लेकिन पुलिस को ये भी लग रहा था कि भवानी ऊंचे और लंबे कद के हैं और उसकी बीवी छोटे कद की है।
तो उसे वो कैसे चोट पहुंचा सकती है। पुलिस को ये भी लगा कि निधि शर्मा अपने पति को इतनी बेरहमी से कैसे काट सकती है, और तो और उसके 2 बच्चे भी थे। फिर सारे परिवार वालों के साथ पूछताछ की जाने लगी, भवानी शंकर के परिवार से भी और निधि शर्मा के मायके वालों से भी। सब एक दूसरे पर टूटने लगे, एक दूसरे पर इल्जाम और उंगलियां तक उठाने लगे। लेकिन एक बात जो सब कह रहे थे कि भवानी शंकर और निधि की मैरिड लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, हमेशा अनबन होते रहते थे। और ये भी पता चला कि निधि शर्मा का भाई यानी भवानी का साला भवानी को अक्सर कॉल किया करता था और कहता था कि तुम मेरी बहन के साथ ठीक नहीं कर रहे हो। जिसके बाद पुलिस वालों ने निधि के भाई को निधि के मायके से उठाती है और पुलिस वाले पहले तो निधि के भाई से साइकोलॉजिकल तरीके से पूछताछ करती है कि बताओ तुम्हें क्या पता है, लेकिन बार बार वो यही कह रहा था कि उसे कुछ नहीं पता। उसके बाद निधि के सामने ही उसके भाई को बैठाकर अच्छे से मेहमान नवाजी करती है और उससे फिर से पूछा जाता है कि तुम्हें जो कुछ भी पता है सब कुछ सीधे सीधे से बता दो, नहीं तो हम उल्टी करवा कर निकाल लेंगे। और शायद तुम्हें पता नहीं है कि इससे बुरा भी हो सकता है तुम्हारे साथ। और फिर इसके बाद शुरू होती है इसकी खातिरदारी, और ये खातिरदारी देख उसकी बहन निधि शर्मा अपने भाई की ऐसी हालत देखकर टूट जाती है। और उसके बाद निधि शर्मा ने एसएचओ सुरेंद्र सिंह को जो बताया उसे सुनकर पुलिस वालों के गले सूख गए। और सबसे पहले निधि ने कहा कि एसएचओ साहब, आप एक गिलास पानी पी लीजिए और बैठ जाइए, और हाँ, मुझे भी एक गिलास पानी पिलाइए। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक एक बात सत्य है। हाँ, मैंने ही अपने पति भवानी शंकर की हत्या की है। जब पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया और कैसे किया, और फिर निधि शर्मा पुलिस के सामने अपना वो राज उगलना शुरू करती है जिसका एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। उसने बताया कि भवानी शंकर अय्याशी करता था और वो अक्सर फ्लाइट पकड़कर मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों के नाइट क्लब में जाता है और उसके कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध भी थे। और ये सिर्फ निधि शर्मा को शक था, उसे कोई भी सबूत नहीं मिला था उसके पास। और दूसरा शक ये था कि वो अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार भी करता था, तो उसे लगा कि कहीं वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस अपने परिवार वालों के नाम ना कर दे। और इसी वजह से उसकी खोपड़ी ने भवानी शंकर को मारने का प्लान बनाया। और फिर वो बताती है कि कैसे उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। उसने बताया कि भवानी का ड्राइवर जो उसका दोस्त भी था, जिसका नाम अशोक वैष्णव था, उसके साथ मिलकर निधि ने अपने घर में ही पति को मौत के घाट उतार दिया। निधि ने अशोक को इस लालच में रखा कि जो गाड़ी भवानी ने फाइनेंस करवा कर दी है उसे नहीं भरना पड़ेगा, और तो और उसे पैसों से मालामाल भी कर देगी। 26 अप्रैल 2003 लगभग शाम का वक्त था। 7 या फिर 7:30 बजे निधि ने भवानी शंकर के जूस में नींद की गोलियां मिलाई दी थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। और फिर निधि ने अशोक को घर में बुलाया जो अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आया था, और फिर निधि के पति यानी अपने दोस्त को टेबल पर लिटाया और कुल्हाड़ी से 10 से 15 वार किया। लेकिन अभी भी भवानी मरा नहीं था। भवानी को धीरे धीरे होश आने लगा तो निधि ने बोला कि गले पर कुल्हाड़ी मारकर गला काट दो। उसके बाद अशोक ने भवानी के गले पर 4 से 5 बार वार किया, जिसके बाद भवानी के गले की हड्डी टूट जाती है और भवानी की अधमरी शरीर से सांसें आनी थम जाती है, यानी भवानी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन भवानी के धड़ से सिर अभी भी अलग नहीं हुआ था। फिर भवानी की बीवी यानी निधि शर्मा चाकू से धीरे धीरे सब्जियों की तरह उस गर्दन को काटने लगी और सिर को काटकर धड़ से अलग कर देती है। सोचिए, एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर रही है, लेकिन ऐसा करते ही भवानी के धड़ से मानो खून का गुब्बारा फूट गया।
ये देखकर निधि भागकर जरी केन लेकर आती है, कुछ उस तरह का प्लास्टिक का नीला बॉटल जिससे हम सब पानी पीते हैं। और फिर निधि भवानी के एक एक खून की बूंद को निचोड़कर उस जरी केन को भरने लगती है। करीब 3 से 4 लीटर गाढ़ा खून उस जरी केन में इकट्ठा हो जाता है, लेकिन अभी भी उन दोनों को चैन नहीं मिला। वो भवानी की बॉडी को बेसमेंट में ले गए। वहां उन्होंने भवानी के लाश को जलाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं जली। उसके बाद वो भवानी के सिर को उठाकर छत पर ले जाते हैं और फिर निधि ने छत पर रखे गैस को चालू किया और अपनी पति का सिर उठाकर चूल्हे के बर्नर पर रख दिया और उसे पूरी तरह से जला दिया, मतलब कचुम्बर बना दिया, बिल्कुल किसी बैंगन के भरते की तरह। सबसे पहले सिर के बाल आग पकड़ लेते हैं और फिर चेहरे की चमड़े तक झुलसने शुरू कर दिए। उस सिर को बेरहमी से जलाने के बाद उन्हें ये पूरी तरह से ये विश्वास हो गया कि अब उस सर को कोई पहचान ही नहीं पाएगा, जिसके बाद उन्होंने भवानी के कपड़े उतारकर एक अलग बैग में रख लिया और उन्होंने सारा तामझाम यानी बॉडी, सर, कपड़े और कुल्हाड़ी उस गाड़ी में रखे और जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने वो मर्डर वेपन यानी वो उस कुल्हाड़ी को रास्ते में ही बबूल के पेड़ के झाड़ी में फेंक दिया और वक्त हो चला था करीब रात के 2 बजे। निधि और अशोक भवानी के लाश को लेकर इधर उधर भाग ही रहे थे। उनका प्लान तो ये था कि वो सर, धड़, बाकी जो चीजें थी उसे वो बनास नदी में फेंक देंगे, लेकिन तभी अशोक ने देखा एक पुलिस की गाड़ी उन्हीं की तरफ आ रही थी, जिसे देख वो घबरा गया और तुरंत ही निधि को बताया। जैसे दोनों में हड़कंप मच गया। पुलिस की सायरन सुनकर उनके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। भवानी की लाश वहीं छोड़कर भागने वाले थे, तभी उन्हें एक कुआं नजर आया, जिसके बाद उन्होंने उस धड़ को तो उस कुएं में डाल दिया और उसके सिर और कपड़े को थोड़ी थोड़ी दूर पर फेंकते गए। और वो जो जेरी कैन था जिसमें 3 से 4 लीटर गाढ़े खून भरा हुआ था, उसे हटुंडी नामक स्थान पर जमीन के अंदर गाड़ दिया, जिसके बाद वो दोनों घबराए हुए किशनगढ़ वापस आ जाते हैं। ये सब कुछ निधि पुलिस को बता रही थी और उधर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। भवानी के पिता और माँ का तो बुरा हाल हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने निधि से उस मर्डर वेपन के बारे में पूछा तो उसने उसे ढूंढने में पुलिस की मदद भी की और वहीं दूसरी ओर कुछ और सबूत ढूंढने के लिए भवानी के घर पहुंचती है। वहां उन्हें एक डायरी मिलती है जो भवानी शंकर शर्मा की थी। भवानी को अपनी दिनचर्या लिखने की आदत थी। डायरी में क्या लिखा था पढ़कर सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो उस डायरी में लिखा था उसे सुनकर तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएंगे, मानो भवानी खुद पुलिस की मदद कर रहा हो। पुलिस ने उस डायरी को चेक किया, तब पता चला कि भवानी की बीवी उसे एक बार नहीं बल्कि बार बार मार रही थी, मेंटली टॉर्चर करके। भवानी शंकर की डायरी ने निधि को लेकर कई खुलासे किए। 15 मई 2002, पेज नंबर 134। सुबह से ही निधि तलाक के लिए जोर दे रही है। मैंने मना किया तो वो घर से जाने लग गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझ पर पलटवार भी किया। मैंने उसे दिखाने के लिए कोर्ट के नंबर लिए और फोन भी लगाया। मुझे पता था कि कोर्ट में दोपहर 1 बजे तक ही काम होता है, तो मैंने जानबूझकर टाइम जाया किया। दोपहर 1 बजे हम दोनों कोर्ट पहुँचे, तब तक कोर्ट बंद हो गया था। उसने वकील के पास चलने की जिद की। हम वकील के पास गए और तलाक के पेपर रेडी करने को कहा। वकील ने हम दोनों को खूब समझाया। इसके बाद निधि पीछे मुड़ी और मोटरसाइकिल पर बैठकर जयपुर के लिए रवाना हो गई। मैंने उसे खूब ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। घर पहुंचा तो पता चला कि उसने बाहर चाय बनाने वाली महिला को कहा था कि तुम दोनों बच्चों को घर के अंदर बंद करके गेट लगा देना। इसके बाद वो रात में 11 बजे घर लौटी थी। 20 मई 2002, पेज नंबर
139। निधि ने मुझसे पूछा कि मैंने उसके व्यवहार और स्वभाव को लेकर उसके घर वालों को क्यों बताया। उसने मुझे कहा कि तुम मेरी इमेज खराब कर रहे हो। उसने मुझे धमकी दी कि या तो मैं अपनी कंपनी बंद कर दूं और अपने स्टाफ को बाहर निकाल दूं, नहीं तो वो मेरे खिलाफ झूठा पुलिस केस दर्ज करवाएगी। मैंने उससे रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा कि स्टाफ को तो निकालना ही पड़ेगा, वो मेरे लिए और बच्चों के लिए खाना भी नहीं बनाती है। कुचा मन में उसके मायके वालों को ये बात बताता हूँ तो निधि धमकाती है। उसके मायके वाले भी ध्यान नहीं देते हैं। वो दिन भर घर से गायब रहती है और रात में लेट आती है। 4 जून 2002, पेज नंबर 154। मुझे डर है कि मुझे खाने में जहर दिया जा रहा है। पता नहीं वो मेरे खाने में क्या मिलाती है। आजकल मेरी जीभ लड़खड़ाने लग गई है। मैंने उसे दाल को खाने को कहा तो निधि ने वो दाल नहीं खाई, उल्टी उसे बाहर गिरा दी। इससे मेरा शक और गहरा गया और अब डायरी के पन्ने भी निधि के खिलाफ कड़ी सबूत बन गए थे, जो कि अब पुलिस वालों को चीख चीख कर बता रहे थे कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो सामने ही है। और अब ये डायरी कोर्ट में एक एविडेंस का काम करेगी। निधि और उसके पार्टनर को उम्र कैद की सजा हुई। निधि ने सबूतों को मिटाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक स्टील का तार उसे शिकंजे की तरह जकड़ लेगा। बच्चों की कस्टडी उसके दादा दादी को सौंप दी गई और बिजनेस बढ़िया फलता फूलता गया। लेकिन अब 21 साल बाद निधि शर्मा अपनी सजा काटने के बाद बाहर आ गई है, यानी 2024 में ही। क्योंकि निधि ने अपनी पूरी सजा काट ली तो वो एक फ्री सिटीजन ऑफ कंट्री है और अब उसका अपने खुद के बच्चों के साथ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। वो प्रॉपर्टी जो उसके पति की थी, जिसकी बड़ी बेरहमी से उसने कत्ल कर दिया था, उसी पति की प्रॉपर्टी के लिए अपने बच्चों के साथ केस लड़ रही है। ओवर एंड आउट।